स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है 2 जुलाई को, उसी के जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है उसका कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसके राइट आंसर भी हम लोग जानेंगे कि कौन से राइट आंसर हैं। तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वो दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को संघ, एसोसिएशन या यूनियन बनाने का अधिकार देता है। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन था वो काफ़ी थोड़ा सा डीप पूछा हुआ था, मतलब उसका जो सब क्लास नहीं होता आर्टिकल का उसके अंदर जाकर पूछा हुआ था। तो आपका जो पहला ऑप्शन था वो अनुच्छेद 19A का फर्स्ट, मतलब फर्स्ट का ए, अनुच्छेद 19A का बी, अनुच्छेद 19A का सी, अनुच्छेद 19A का डी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आर्टिकल नंबर 19A का सब क्लॉज सी। ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों वो था निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वी तट पर डेल्टा का निर्माण करती है। तो इसका देखिए जो नर्मदा नदी है वो जो तापी नदी है आपका एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये इंडिया के वेस्ट साइड पर जाकर के फ्लो करती हैं, डिस्चार्ज करती हैं। आपका गोदावरी और गंगा नदी है वो जो ईस्टर्न फ्लो पर आपका डेल्टा निर्माण करती हैं। देखिए इसका जो 99% जो चांस है वो गंगा होगा, लेकिन मैंने गंगा इसलिए नहीं लगाया कि गंगा नदी जो डेल्टा का निर्माण करती है वो ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर यहाँ पर पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में आपका डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरवन डेल्टा। लेकिन मैंने इसको भाई किस तरीके से मेरा दिमाग क्या काम किया, इसको हटा करके मैंने गोदावरी लगा दिया है। देखिए गोदावरी भी आपका जो है डेल्टा का निर्माण करती है, लेकिन ये साउथ ईस्टर्न साइड पर आंध्र प्रदेश की तरफ ये आपका डेल्टा का निर्माण करती है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस होगा कि ये गलत होगा, आपका राइट आंसर जो होगा वो गंगा ही होगा, लेकिन मैंने भाई गोदावरी लगा दिया है। गंगा लगाया था उसके बाद हटा करके मैंने गोदावरी लगा दिया है, लेकिन वो जो कि गलत है। हमारा अगला प्रश्न है पूछा हुआ था 38 राष्ट्रीय खेल में सबसे ज़्यादा पदक किस खिलाड़ी ने जीते हैं। देखिए जो आपका ये जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो 2025 का पूछा हुआ है। 2025 का जो हुआ था राष्ट्रीय खेल से उससे संबंधित पूछा हुआ है। देखिए राष्ट्रीय खेल में आपके जो हैं नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, श्रीहरि नटराज और एक ऑप्शन जो है मुझे अभी मालूम नहीं है, इस तरीके से दिया हुआ था। जो मैंने इसको लगाया नहीं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन, तो मैंने इसको छोड़ दिया है, इसको मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है। दोस्तों आप आंसर करके बताइएगा कि आपने कौन सा अटेम्प्ट किया है। ठीक है, इसको कौन से आपने राइट आंसर मारा था। दोस्तों अगला जो प्रश्न था वो प्रश्न था अटल भूजल योजना भारत के कितने राज्यों में लागू हुई थी। जो इसका राइट आंसर है वो दोस्तों 7 है, लेकिन मैंने जो ऑप्शन चूज़ किया है वो 8 मैंने चूज़ कर दिया, तो वो गलत हो गया है। ये जो राइट आंसर है वो 7 है। ठीक है, 7 राज्यों में ये अटल भूजल योजना लागू हुई है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है धातु और लवण की अभिक्रिया में लवण तत्व को प्रतिस्थापित करने के लिए क्या शर्तें हैं। जैसे ये जो होता नहीं है, एक होता है ना प्रतिक्रियाशील श्रेणी होता है, जिसमें वो जो होते हैं कैल्शियम और पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, इस तरीके के जो होते हैं, उसमें जो प्रतिस्थापित करेगा वो तभी प्रतिस्थापित करेगा जब प्रतिक्रिया श्रेणी में वो ऊपर की ओर होगा। अगर वो तत्व ऊपर में नहीं होगा तो वो अपने आप को, अपने साथ वाले जो तत्व है उसको प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा। तो इसका जो आंसर था वो मैंने यही चूज किया हुआ था कि धातु को प्रतिक्रिया श्रेणी में ऊपर की ओर होना पड़ेगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों जो अगला प्रश्न था वो है हिस्ट्री से पूछा हुआ था कि मोपला विद्रोह भारत के किस हिस्से में, मुख्य रूप से किस हिस्से में फैला हुआ था। ये एक तरीके का आपका सशस्त्र विद्रोह था एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो ये जो आपका ऑप्शन दिया हुआ था सुंदरवन क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में, मालाबार क्षेत्र में और बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो ये मालाबार जो आपका केरल के तट का तरफ है वो मुख्य रूप से मोपला विद्रोह यहीं पर फैला हुआ था। देखिए दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन था। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक और विद्रोह से पूछा हुआ था जिसका डिस्कशन हम आगे वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा नवंबर 2025 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय पनडुब्बी को नेवल डेकोयार्ड में शामिल किया गया है। देखिए इसको भी मैंने चूज़ किया था मारने के लिए, लेकिन मैंने गलती से, मतलब जानबूझकर सेफ्टी की वजह से मैं नहीं मारा कि हो सकता है गलत हो जाए, क्योंकि इन चारों ऑप्शन के बारे में मुझे मालूम नहीं था। लेकिन जो मेरा कह रहा था दिमाग कि भाई इस ऑप्शन को चूज़ करने के लिए माहे, ये जो आइनस माहे है उसको चूज़ करने के लिए कह रहा था, लेकिन मैंने चूज़ नहीं किया और सच में वो भी राइट आंसर भी है। आइनस माहे आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सैटेलाइट को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य एडवांस मल्टी बैंड कम्युनिकेशन बिल्टअप करना है। ठीक है, देखिए ये जो है मैंने एलिमिनेट करके हमारा वो राइट भी हो गया। मैंने जो प्रश्न चूज़ किया था वो था CMS 03 GSAT A7R, इसको मैंने चूज़ किया था, एलिमिनेट करके तुक्का मारा था और ये सही भी हो गया। ये क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन तो भाई फ्री का नंबर देने का था। ये क्वेश्चन किस तरीके से था मैं आपको बता दूं। ये क्वेश्चन था कि दो प्रश्न पूछा हुआ था। एक प्रश्न में इस तरीके से ऑप्शन आपका दिया हुआ था कि वो एकदम घटिया ऑप्शन था। जैसे क्या दिया हुआ था कि 7 अगस्त, 7 जुलाई, 7 सितंबर, 7 अक्टूबर, और जो दूसरे में ऑप्शन दिया हुआ था उसमें एक कॉमन ऑप्शन था 7 अगस्त, बाकी जो ऑप्शन थे वो इन तीनों से मैच नहीं करते थे। तो मैंने उसकी सहायता से इसको हल कर दिया। बाकी मुझे
राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो होता है, जो हैंडलूम डे होता है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कितने तारीख को मनाया जाता है। तो ये समझ लीजिए भाई, इस प्रश्न में जिस बच्चे ने भाई, जिस एस्पिरेंट ने वो पढ़ा है अच्छे से कि हाँ राष्ट्रीय हैंडलूम डेज कब मनाया जाता है वो, और जो नहीं पढ़ा है वो तो भाई बराबर आकर खड़ा हो गया ना। इस तरीके से ऑप्शन दिए हुए थे कि वो आदमी कोई भी चूज़ कर सकता है आराम से। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कंप्यूटर से था। बोला था मेल बॉक्स में आउट बॉक्स का क्या काम होता है। तो भाई आउट बॉक्स में यही होता है कि जितने भी, एक होता है इनबॉक्स, इनबॉक्स में होता है क्या कि जितने भी मेल आपके पास आए हैं उसका ये क्या करता है, रखता है रिकॉर्ड। और आउट बॉक्स में होता है जितना भी आपने मेल सेंड कर दिया है उसका रिकॉर्ड रखेगा। तो सेंड किए हुए या भेजे हुए मेल को इकट्ठा करना ये आउट बॉक्स का काम होता है। देखिए एक और पूछा हुआ था क्वेश्चन, ये आपका इन्वायरमेंटल एंड पोल्यूशन से था कि हॉस्पिटल कर्मचारी को हजार्डियस हॉस्पिटल वेस्ट को इफ़ेक्टिव एवं सुरक्षित तरीके से मतलब डिकम्पोज करने के लिए, या उसको मतलब करने के लिए, जो मतलब उसको डिकम्पोज कर सकते हैं या फिर उसको मैनेजमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, बहुत क्लोज ऑप्शन थे ये वाले। इसको भी मैंने एक तरीके से तुक्का ही मारा है, बाकी देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। दिया हुआ था रेगुलर मेडिकल चेकअप, दिया हुआ था वैक्सीनेशन, इफेक्टिव एंड प्रॉपर इक्विपमेंट एंड हैंडलिंग एंड ओपन बर्निंग। ये जो मैंने ऑप्शन में तीसरा वाला चूज़ किया है, मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि यही वाला आंसर सही भी होगा। ठीक है, तो मैंने ये चूज़ किया है। आप लोगों ने कौन सा चूज़ किया था आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही साथ दोस्तों जो भी प्रश्न अगर मैं इस वाले सेशन में ना करवा पाऊँ तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो मुझसे छूट गया। देखिए मुझे जहाँ तक याद आ पा रहा था और जो मैंने अपने प्रश्न अपने दोस्तों से पूछे हैं उस तरीके से मैंने काफ़ी प्रश्न आपके इकट्ठा करके लाए हैं। बाकी जो छूट गया आप ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, ये भी हिस्ट्री का है कि कोल विद्रोह भारत के किस क्षेत्र में हुआ था। ये भी सही हो गया है। ये जो आपका प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में आपका कोल विद्रोह मुख्य रूप से फैला हुआ था। आपका झारखंड या छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में करीब जो है यहाँ पर आपका छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह फैला हुआ था। ठीक है, दक्कन का पठार दिया था, मालाबार दिया हुआ था, छोटा नागपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है दिया हुआ था किस खोज ने थॉमसन के परमाणु मॉडल को विखंडन किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि परमाणु का अधिकांश भाग धनावेशित होता है एवं इलेक्ट्रॉन इन्हीं भागों में धंसे होते हैं। तो ये जो इन्होंने बताया था थॉमसन ने, इसको रदरफोर्ड ने अपने जो अल्फा का प्रकीर्णन है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, जो सोने की पन्नी में अल्फा कणों की बौछार करवाई तो उसमें डिफ्लेक्शन हो गया था, कुछ का सीधे पार चकर गए थे, कुछ कम एंगल में डिफ्लेक्ट हुए। उसी के द्वारा इस जो ये इन्होंने अपना ये कॉन्सेप्ट किया था उसी को गलत किया गया। थॉमसन की कॉन्सेप्ट को इसी के द्वारा अल्फा कण स्कैटरिंग के द्वारा ही गलत किया गया। देखिए इसके साथ ही साथ थॉमसन का जो प्रश्न है, थॉमसन से रिलेटेड 2 प्रश्न आए थे, उसका जो अगला प्रश्न है आगे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रयोगशाला में एक प्रयोग करते समय गलती से एक विद्यार्थी ने अम्ल टेबल पर गिरा दी। इसको उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अम्ल है तो अम्ल को डिकम्पोज या न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको बेस का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आपका जो बेस होगा, देखिए सिरका क्या है, एसिड है, ये भी नहीं होगा। नींबू का रस क्या है, एसिटिक है, ये भी नहीं यूज़ होगा। शर्करा आपका शुगर, ये तो भाई होगा नहीं। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये एक तरीके से आपका बेस है, इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, संयोजी अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथन को समझें और उत्तर दें। देखिए क्या दिया हुआ था कि संयोजी अभिक्रिया के बारे में 2 कथन दिया हुआ था और आपको यही बताना था कि कौन सा कथन सही है कौन सा कथन नहीं सही है। उसमें क्या बोला था कि जब संयोजी अभिक्रिया वो होती है जिसमें 2 क्या कहते हैं आपका कंपोनेंट मिलकर एक ही कंपोनेंट का निर्माण करते हैं और इसके साथ या तो हीट उत्पन्न हो सकती है या हीट उसको दिया जा सकता है। एक ये दिया हुआ था और इसी तरीके से एक और क्वेश्चन दिया हुआ था। दोनों आपका जो प्रश्न था वो दोनों कथन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो मैंने दोनों कथन जो राइट थे, मतलब दोनों कथन सही हैं, वो वाला ऑप्शन चूज़ किया था। देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये फिजिक्स का था। इसमें दिया हुआ था इस तरीके से फिगर बना के दिया हुआ था कि पी की वैल्यू आपको बतानी थी। तो पी की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए एक तो भाई इस तरीके से ये वेट, ये वाला वेट डब्लू इस तरीके से लगेगा और इसका परपेंडिकुलर के साथ इसका एंगल जो है अल्फा है और ये पहले से ही अल्फा एंगल पे है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी, तो डब्लू साइन थीटा, मतलब इसका जो कंपोनेंट आएगा इधर वाला डब्लू साइन थीटा, ये बराबर होगा का कि पी के बराबर होगा और म्यू आर के बराबर क्यों होगा, देखिए ये वेलोसिटी, मतलब ये लुढ़केगा इधर इस तरफ लुढ़केगा और लुढ़कने के अपोजिट यानी गति के अपोजिट ही आपका क्या लगता है, फ्रिक्शन। तो इस वाले डायरेक्शन में, ऊपर वाले डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन लगेगा और एक पी लगेगा। तो पी और फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा और आर की वैल्यू जो होगी क्या होगी, इस वाले आर की वैल्यू इस वाले के इसके बराबर हो जाएगी वेट किस कंपोनेंट के, तो वेट का ये कंपोनेंट का है डब्लू कॉस थीटा। तो इस तरीके से जब पी का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा पी बराबर डब्लू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा एक चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा एक भारी वस्तु को उठाना है तो निम्नलिखित में से कौन सा उपाय का उपयोग आप करेंगे। ठीक है, तो ये दिया हुआ था इसमें इस तरीके से कि नंबर ऑफ टर्न आपको बढ़ाने थे,
इन द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न बढ़ा था, और मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पियर, जो धारा की मैग्नीट्यूड है उसको आपको बढ़ाएंगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड अधिक मजबूत होगा। तो इस तरीके से आपका जो भारी सामान है वो भी उठ जाएगा। ठीक है, कि ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस तरीके से उत्तोलक के क्वेश्चन थे कि एक उत्तोलक की सहायता से आपको एक भारी बीम उठानी है, तो सबसे सरल एवं आसान कम एफर्ट के लिए कैसे आप उठाएंगे। तो जो ये पॉइंट है, पिन पॉइंट, इसको जितना ही आप क्या कहते हैं बीम के पास ले जाएंगे उतना ही हमारा कम एफर्ट लगाना पड़ेगा इस वेट को उठाने के लिए। ठीक है, जितनी ज़्यादा ये हमारी लेंथ होगी, आर्म लेंथ जहाँ हम एफर्ट लगा रहे हैं वो जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हमारा एफर्ट जो है कम लगाना। अगला प्रश्न है हमारा कि आफ्टर द सक्सेसफुल कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप शुड बी फॉलोड। मतलब जब हमने बायोडिग्रेडेबल जितने भी हमारे कचरे हैं या फिर वेस्ट हैं उसको हमने इकट्ठा कर लिया तो अगला काम हम क्या करेंगे। तो दिया हुआ था रिसाइकल, बर्निंग, नन ऑफ दीज, और दिया हुआ था डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो कंपोस्ट बनाना हमारा बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होते हैं उसको जब इकट्ठा करने के बाद हम उसका क्या बनाते हैं, कंपोस्ट। रिसाइकल होता है आपका प्लास्टिक वेस्ट का जिसका हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। बर्निंग वगैरह तो है ही नहीं कोई इकोनॉमिकल कंडीशन, जो हमारा हो जाएगा क्या, कंपोजिट बनाना या डिकम्पोज बनाना। ठीक है, अगला प्रश्न है एक कृषक बहुत अधिक मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा। सॉइल पे क्या एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा अगर बहुत ज़्यादा उर्वरक का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो क्या होगा, रिप्रोडक्शन ऑफ अर्थवर्म एंड विल गेट रिड्यूसेस। जो हमारे अर्थवर्म हैं, केचुए वगैरह हैं, जो कृषक मित्र कहलाते हैं, उनका जो आपका प्रोडक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है, उस पर एक बल लगाया जाता है जो गतिक घर्षण के बराबर है, तो उस वस्तु की गति में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, आपको ये बताना है। तो देखिए भाई, अगर गति कोई कर रही है, कोई वस्तु एक गति कर रही है, उसमें अगर हम इतने बल लगाएं कि वह गतिक घर्षण के बराबर हो, गतिक घर्षण का जो गति का जो विरोध करने वाले घर्षण के बराबर हो, तो वो क्या होगा कि आपका जो वस्तु है वो अनचेंज होकर के उसी स्पीड से, उसी रिमेनिंग मोशन में रहेगी विथ सेम वेलोसिटी। ठीक है, नो चेंज होगा उसके वेलोसिटी में। ठीक है, अगला प्रश्न है एक वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो उसका वेग समय ग्राफ कैसा होगा। भाई एक समान वेग से गतिमान है तो ये टाइम वाला हो जाएगा, ये वेलोसिटी वाला। तो एट ए टाइम हमेशा उसकी वेलोसिटी एक कांस्टेंट पे रहेगी, तो आपका क्या मिलेगा, पैरेलल टू मिलेगा। किसके पैरेलल टू मिलेगा, आपका मतलब ये मिलेगा पैरेलल टू टाइम ग्राफ के एक्स एक्सिस के पैरेलल मिलेगा। इसके साथ ही साथ एक ये पूछा हुआ था कि जब हम वायु में आवाज़ जब जाती है, मतलब जो नॉइज़ जाती है, तो उसका क्या होता है कि उसमें जो ट्रांसफ़र होता है, पार्टिकल का ट्रांसफ़र किस तरीके से होता है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल वेव या पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल वेव। इसमें से क्या होगा, आप इसको कमेंट में आंसर करके बताइए। देखिए पूछा हुआ था, एक दिया हुआ था आपका कार्बन कंटेंट दिया हुआ था, उसका IUPAC नाम पूछा था। तो जो मैंने आंसर वो चूज़ किया था वो 3 मेथिल पेंटान 1 ऑल, ये वाला ऑप्शन चूज़ किया था। एक था 3 मेथिल हेक्सॉन और एक था 3 मेथिल पेंटान 1 ऑल। ठीक है, पेंटेन 1 ऑल, इस तरीके से था। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न था एल्कीन का सामान्य फार्मूला क्या होता है। देखिए एल्कीन एल्काइन जो होता है उसी का आपका, उसमें से एल्कीन का फार्मूला पूछा हुआ था। एक का होता है CnH2n+2 होता है, ये होता है एल्केन का। एक होता है CnH2n होता है, ये होता है एल्कीन का। ये एक होता है एल्काइन का, वो होता है CnH2n-2। ठीक है, तो ये जो आपका इस वाले जो ऑप्शन था इसका जो राइट आंसर हो जाएगा Cn और H2n, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न आपको क्या मैं बताऊं कि ये प्रश्न अगली बार भी मुझे अच्छे से याद है, अगले वाले RRB JEE मेंस में भी ये प्रश्न पूछा था, लेकिन उसको पूछने का तरीका अलग था। क्या पूछा था अगले वाले में कि जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार होता है वो 15% लिमिटेड होता है, लेकिन उसका जो कहा गया है कि किस आर्टिकल के द्वारा उसका, किस अनुच्छेद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आपका मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो 15% सीमित कर दिया गया है। तो वो क्या है, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आपका मंत्रिमंडल का जो विस्तार है 15% सीमित कर दिया गया है विद द PM, प्रधानमंत्री के साथ। ठीक है, तो ये आपका इसमें लेकिन क्या पूछा था, अनुच्छेद 75 के अनुसार लोकसभा में मंत्रिमंडल का अधिकतम विस्तार कितना होगा, तो इसमें 15% पूछा हुआ था, ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न है व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS पावरपॉइंट। इसको मैंने एलिमिनेट करके लगाया और सही भी हो गया बाद में जब चेक किया था, तो .pptx हो जाएगा। प्रश्न है प्रेजेंटेशन के लिए कंप्यूटर से ही संबंधित है, प्रेजेंटेशन के लिए MS पावरपॉइंट में कौन सा ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से प्रेजेंटेशन से संबंधित कोई एक प्रश्न था, मुझे एग्जैक्ट नहीं आ पा रहा है, लेकिन इस तरीके से इसी से रिलेटेड कोई प्रश्न था, एग्जैक्ट तो अभी पता नहीं आ पा रहा है, तो उसका भी मैंने ऑप्शन एलिमिनेट करके लगाया है। ठीक है, अगला क्या है, व्हाट इज़ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन ऑन द ह्यूमन बीइंग। इसमें से पूछा हुआ था कि क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, मतलब क्या हानिकारक होगा अगर नॉइस पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है तो। ठीक है,
तो उसमें जो ऑप्शन थे, एक तो था ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, एक था मेमोरी बढ़ जाएगी। भाई वो तो होगा ही नहीं, नॉइस पोल्यूशन से आदमी का और इरिटेशन होती है और दिमाग ख़राब होता है, तो मेमोरी कैसे बढ़ेगी। एक था एपेटाइट बढ़ना। एपेटाइट मतलब होता है कि खाना खाने की प्रवृत्ति बढ़ जाना। तो इसको तो मैंने नहीं लगाया, लेकिन ब्लड प्रेशर जो होता है मैंने इसको एलिमिनेट करके लगाया। बाकी आपने क्या लगाया था, आपने क्या चूज़ किया था, वो ज़रूर बताइएगा। हो सकता है भाई इंक्रीज इन एपेटाइट भी हो सकता है, सही हो, नॉइस पोल्यूशन की वजह से हो सकता है आदमी मनुष्य खाना भी ज़्यादा खाने लगे। तो मैंने तो ये ब्लड प्रेशर को जो होता है इंक्रीज हो जाना वो लगाया था। आपने क्या लगाया था कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा हुआ था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का जो कर्व बनता है, मैग्नेटिक फील्ड कर्व जो बनते हैं, लाइन जो बनती है प्रोड्यूस बाय ए स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन बनती है उसको क्या होता है। तो ये एक था, मैंने जो लगाया था, चूज़ किया था कि संकेंद्रीय वृत्त होती हैं, मतलब सेम सर्कल सेम सेंटर का एक वृत्त होती है, उसी के तरीके का आपका बनता है। तो ये वाला ऑप्शन मैंने चूज़ किया था और ये सही भी है। ठीक है। प्रश्न पूछा हुआ था निम्नलिखित में कौन सी गैस सबसे कम क्रियाशील है। दिया हुआ था ऑप्शन, उसमें से पूछा था, एक था आपका ये क्या बोलते हैं, ये जो कौन सी गैस होती है जो रिएक्शन नहीं करती, वो वाली गैस थी आर्गन, मैंने उसको चूज़ कर लिया। ठीक है। प्रश्न और पूछा हुआ था कि NAPCC नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में के द्वारा कौन को एक ही किस वाले आइटम को एक ही कैटेगरी में रखा जाता है। तो मैंने जो चूज़ किया था कपड़ा उत्पादन और फैशन इंडस्ट्री को, इसको मैंने एक ही कैटेगरी में रखा था। इसी मतलब आंसर यही चूज़ किया था, ये वाला आंसर चूज़ हो जाएगा, आंसर राइट हो जाएगा। और उसको मैंने बाद में जब चेक किया तो यही बता भी रहा है। एक पूछा हुआ था विक्टोरिया गॉथिक और भारतीय वास्तुकला का सबसे बेहतरीन उदाहरण क्या है। मैंने इसको देखिए गलत लगाया है, मैं CSMT नहीं लगा पाया हूँ, मैं दूसरा चूज़ किया था। CSMT मुझे लगा, जहाँ तक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो स्टेशन है, मुझे जहाँ तक लगा हो सकता है भाई ये पूरे तरीके से विक्टोरियन ही गैथोलिक में हो, लेकिन ये मैंने गलत लगा दिया। CSMT इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। एक थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में पूछा हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन था ये बताया हुआ था कि थॉमसन का परमाणु के अनुसार जो परमाणु का अधिकांश भाग धनावेशित होता है और इसी में आपके कहीं कहीं आपके इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेशित आवेश धसे हुए होते हैं। इसी को क्या कहते हैं, थॉमसन का पॉम्पलिंग मॉडल भी कहते हैं। ठीक है। एक पूछा हुआ था सल्फर डाइऑक्साइड का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस तरीके से था कि म्यूकोस मेम्ब्रेन को क्या कर देते हैं, सूजन पैदा कर देता है उसमें, जिसके कारण हमें जलन होने लगती है। तो इस तरीके का जो ऑप्शन था वो मैंने ऑप्शन चूज़ किया था, वो वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। और एक पूछा हुआ था महासागर में ऑयल पोल्यूशन का मुख्य कारण क्या है। तो भाई महासागर में ऑयल पोल्यूशन का मुख्य कारण क्या हो सकता है, पेट्रोलियम का जो है, मान लीजिए कोई पेट्रोलियम कि टैंकर जा रही है, उसमें कुछ लीकेज वगैरह हुआ या फिर कोई विस्फोट हुआ या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ, उसी के कारण आपका पेट्रोलियम फैल जाएगा महासागर में, तो उसी से ही आपका ऑयल पोल्यूशन होगा। ठीक है। वर्ड में चेंज केस फीचर्स करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से था, कैरेक्टर वगैरह से संबंधित कुछ ऐसे ऑप्शन था, मैंने उसको चूज़ किया था। ठीक है। था कि सेल A बराबर 10, सेल B बराबर 20, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सेल A इंटू सेल B। एक दिया हुआ था ऑप्शन 1020, एक दिया हुआ था 200, एक ऑप्शन दिया हुआ था 30, एक ऑप्शन दिया हुआ था नो एरर, मतलब एरर। तो भाई देखिए क्या होगा इसमें, राइट तो पता नहीं है, लेकिन मैंने जो चूज़ किया था वो 30 वाला मैंने चूज़ किया है। ठीक है। आपने कौन सा चूज़ किया था आप भी ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है लोवेस्ट वैल्यू के लिए कौन से फिल्टर मतलब जो फिल्ट्रेशन होता है, अरे MS एक्सेल में होता नहीं है कि फाइंड द मिनिमम, तो उसके लिए पूछा था कौन से किस वैल्यू का किस फिल्टर का उपयोग करते हैं। तो मीन करके था, मैंने उसी को चूज़ कर दिया था और ये सही भी हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए मैंने आपको 38 क्वेश्चन तो वैसे ही दिखा दिए। बाकी एक क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि थॉमसन का 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था और हैंडलूम का 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो 40 के हो गए। और इसके साथ ही साथ एक क्वेश्चन और मैंने आपको बताया, तो लगभग 40-41 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको जो क्वेश्चन याद है जो मैंने इस वीडियो में नहीं करवा पाया हूँ, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप ये भी बता दीजिए कि आपके अनुसार आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, आपका कितना क्वेश्चन सही है, कितना क्वेश्चन गलत है, जो हमने अभी डिस्कशन किया है इसके कंपैरिजन में। बाकी राइट तो हमें तभी पता चलेगा जब आंसर की आ जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।